सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर तक हमने मिरर का पार्ट कंप्लीट किया है। ओके, तो उसमें फर्स्ट हमने रिफ्लेक्शन देखा, प्लेन मिरर देखा, स्फेरिकल मिरर देखा। ओके, सो मिरर का जो भी पार्ट है ना, वो हमने सब कुछ पार्ट मिरर के रिलेटेड जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट किया है। इट इज अप टू द मेंस लेवल। ओके, अप टू द मेंस लेवल जितना भी पार्ट है, इतना पार्ट आपने प्रिपेयर किया तो मेंस या फिर नीट का कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम हमने उस पर सॉल्व किए हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, इसके आगे का इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज रिफ्रैक्शन स्टडी करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने रिफ्लेक्शन स्टडी किया था, अभी हम रिफ्रैक्शन का पार्ट स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अभी ये जो पार्ट है ना, वो बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। ओके, सो रिफ्रैक्शन। अभी रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए मतलब रे ऑप्टिक्स में से ये जो हम पार्ट स्टडी कर रहे हैं वो सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट था रिफ्लेक्शन का, अभी है रिफ्रैक्शन का। अभी रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए when light passes from one transparent medium to another transparent medium obliquely, it changes its direction, उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। इसका डेफिनेशन देखिए, रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है। ओके, द फेनोमेनन, इसका डेफिनेशन देखिए क्या है। द फेनोमेनन in which the phenomenon in which when the phenomenon in which when light passes from one transparent medium to another transparent medium obliquely, it changes its direction. It changes its direction. Okay, is called as refraction of the light. Okay, the phenomenon in which, ये क्या है, एक phenomenon है, देखिए when light passes from one transparent medium to another transparent medium, and the important word here is the obliquely. मतलब जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऑब्लिकली ट्रेवल करती है, तब वो अपनी डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है। इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसका डायग्राम निकालता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, सो दिस इज अ, इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अभी रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब क्या होता है, द सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। जो भी सरफेस दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। मतलब इसके ऊपर एक मीडियम रहेगा ट्रांसपेरेंट मीडियम, और इसके नीचे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल, ऊपर रहेगा एयर एंड नीचे रहेगा फॉर एग्जांपल वाटर। एयर और वाटर को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है ना, उसको बोलूंगा मैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस समझ में आया क्या, देखिए द सरफेस विच सेपरेट टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, सपोज अभी लाइट एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है, एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है। सपोज दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो when it is passing from air to the water, this is the original direction. It is not going in this way. Okay, but it will bend like this. Okay, in spite of going straight in the same direction, it will bend like this. इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब रे ऑफ लाइट या फिर लाइट क्या क्या होता है, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करता है तो अपनी डायरेक्शन एज इट इज नहीं रख पाता।
एज इट डायरेक्शन नहीं रख पाता, वो क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखिए, अगर यहाँ पे इंसिडेंस कैसा होना चाहिए, ऑब्लिक इंसिडेंस होना चाहिए, तभी रिफ्रैक्शन होता है, नहीं तो रिफ्रैक्शन नहीं होता. मतलब इसका मीनिंग क्या है देखिए, सपोज वंस अगेन दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है. यहाँ पे सपोज नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, नॉर्मल इंसिडेंस. नॉर्मल मतलब क्या है, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, उसको एग्जैक्टली नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होता, वो ऐसे इट इज ट्रैवल करता है. तो यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन हुआ है. मतलब चेंज इन डायरेक्शन होने के लिए क्या होना जरूरी है, पहले तो मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल होना जरूरी है. एंड सेकंड थिंग इज दैट इंसिडेंस शुड बी ऑब्लिक, एंड देयरफॉर हियर इन द डेफिनेशन दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट. ओके, डेफिनेशन में इसीलिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऑब्लिकली ट्रैवल करती है, ऑब्लिकली मतलब नॉट नॉर्मल, नॉर्मल नहीं जाना चाहिए, ऑब्लिक इंसिडेंस होता है तभी चेंज इन डायरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन समझ में आया क्या, देखिए वंस अगेन डेफिनेशन देखिए, द फेनोमेनन इन व्हिच when light passes from one transparent medium to another transparent medium obliquely, then it changes its direction. मतलब रिफ्रैक्शन होने के लिए दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना जरूरी है, एंड लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिक इंसिडेंस होना चाहिए, ऑब्लिकली ट्रैवल होना चाहिए, तभी रिफ्रैक्शन होता है. जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तब रिफ्रैक्शन नहीं होता. नॉर्मल इंसिडेंस जब होता है ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तब रिफ्रैक्शन नहीं होता. ये तो पहले चीज ध्यान में रखिए. अभी इसके एग्जांपल्स क्या है, क्या क्या है रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स, एग्जांपल्स या फिर उसको हम कॉन्सिक्वेंसेस भी बोल सकते हैं. एग्जांपल्स, कॉन्सिक्वेंसेस. आपको अगर रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल पता है तो बताइए, सम एग्जांपल्स ऑफ द रिफ्रैक्शन. जस्ट इंसिडेंस को रिफ्रैक्शन हम नहीं बोलेंगे, ये रिफ्रैक्शन नहीं है, दिस इज ओनली रिफ्रैक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है. नॉर्मल इंसिडेंस में रिफ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, ऑब्लिक इंसिडेंस में ही ओनली रिफ्रैक्शन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है. हाँ, इसका फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है, when we take some water in a pot, the bottom of that water appears raised. Okay, that is one example of the refraction of the light. Okay, when a pot is filled with water, a pot is filled with water, bottom appears to be raised. करेक्ट है ना. किसी भी वेसल में वाटर ले लो और उसका बॉटम देखो, बॉटम एक्चुअली जितना डेप्थ होता है उतना डेप्थ हमें दिखता नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है. ओके, सो दैट इज वन एग्जांपल. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं. सेकंड एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज अ ग्लास लाइक दिस, ओके, एंड there is a water inside it, and suppose a pencil is kept inside this, like this. Pencil is placed, then this pencil appears to be broken at the surface like this. This pencil appears to be broken at the surface. This happens due to the refraction. Okay, एक ग्लास में वाटर ले लो, उसमें पेंसिल रखो और साइड से देखो, साइड से देखने के बाद आपको नियर द सरफेस वो ब्रोकन दिखाई देता है. Third example, suppose
once again one more example is that suppose ग्लास में हमने वाटर लिया, ओके वाटर लिया एंड उसमें सपोज एक लेमन डाल दिया, ओके लेमन या फिर एक स्फीयर हमने डाल दिया, बस कोई भी बॉल छोटा सा बॉल डाल दिया तो उसका साइज एज इट इज नहीं दिखता है, वो थोड़ा सा हमें क्या दिखता है एनलार्ज साइज का दिखता है, बड़े साइज का दिखता है. दिस हैपेंस ड्यू टू द रिफ्रैक्शन. उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. स्टार का ट्विंकलिंग जो होता है वो कम ज्यादा ऐसा चमकते रहते हैं. दैट हैपेंस ड्यू टू द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम ज्यादा होता है एंड ड्यू टू दैट इट हैपेंस. ओके नेक्स्ट one more example is that at the time of sunrise and sunset, at the time of sunrise and sunset what happens, sun appears for longer time over the horizon. okay वो जो क्षितिज रहता है ना, वो क्षितिज पर क्या होता है, सन जो है थोड़ी ज्यादा देर तक हमें दिखाई देता है. दिस हैपेंस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ओके सो एट sunrise and sunset, okay sun appears for a longer time, okay or we can see sunrise before actual sunrise, or we can see sun after actual sunset also, actual sunset, okay 2 minutes early or 2 minutes postponed. this happens due to the refraction. क्योंकि देखिए मतलब फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज अर्थ, ओके सपोज यहाँ पे एक पर्सन है, हियर देयर इज वन पर्सन, सपोज अर्थ पर एक पर्सन है, ठीक है एंड सपोज सन इस पोजीशन पे है, तो सन के रेज एक्चुअली अब तक इस पर्सन तक पहुंचने नहीं चाहिए. सन क्योंकि दिस the sun rays which are coming from the sun are obstructed or prevented by the earth surface. अगर पर्सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, तो इस पर्सन को ये सन एक्चुअली नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो दिख जाता है. मतलब एक्चुअली सनराइज अब तक नहीं हुआ है, सनराइज एक्चुअली अब तक नहीं हुआ है, फिर भी उस आदमी को वो सन ऊपर दिखाई देता है. ऐसा क्यों दिखाई देता है? बिकॉज surrounding the earth there is a layer of atmosphere. okay ये एटमॉस्फेयर का क्या है, लेयर है. तो ऊपर जाने वाली जो लाइट है ना, ऊपर जाने वाली लाइट, ओके वैक्यूम से एयर में ट्रैवल करते वक्त अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी क्या करती है, चेंज करती है. सो व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम one medium to another medium, it changes its direction, and therefore what happens, the rays from the sun can reach the observer, and therefore that observer can see the sun. okay and actually sun यहाँ पे होगा, लेकिन उस पर्सन को सन यहाँ पे ऐसा है अपीयर हो जाएगा. मतलब सन एक्चुअली इस पोजीशन पर नहीं है, वो अभी नीचे है, एक्चुअल सनराइज अब तक नहीं हुआ है, फिर भी उस पर्सन को सनराइज दिखाई देता है, सन दिखाई देता है. ओके मतलब एट द टाइम ऑफ सनराइज भी ऐसा होता है एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट भी ऐसा ही होता है. मतलब एक्चुअली वो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन. वो हॉरिजॉन से ऊपर, सन एक्चुअली हॉरिजॉन से नीचे होता है, फिर भी क्या होता है, वो पर्सन उस सन को देख सकता है. So these are some examples. Blue color of the sky, this is not example of the atmospheric refraction. Refraction का example नहीं है. Okay, blue color of the sky जो है ना, वो scattering का example है. Okay, that is one another phenomenon. रेनबो में भी रिफ्रैक्शन होता है, रेनबो में भी रिफ्रैक्शन होता है. So in case of rainbow also refraction takes place. Hunter can't shoot fish in the water easily.
So this happens also due to the refraction of the light. Okay. So these are some consequences of the refraction. Once again consequences क्या क्या है देखिए, जब किसी भी वेसल में हम जब वाटर डालते हैं तो उसका बॉटम थोड़ा सा ऊपर आया हुआ दिखाई देता है, appears to be raised up. Okay, this is one example. Second is that जब ग्लास में पेंसिल रखते हैं उसमें थोड़ा सा वाटर डालते हैं और जब हम साइड से देखते हैं तो एट द सरफेस ऑफ द वाटर द पेंसिल appears to be broken. या फिर किसी भी ग्लास में जब हम वाटर लेते हैं उसमें लेमन डालते हैं तो लेमन का एक्चुअल साइज हमें नहीं दिखाई देता, उससे थोड़ा सा बड़ा साइज हमें दिखाई देता है. Twinkling of star is one more example of the refraction of the light. And sunrise and sunset, मतलब एक्चुअल सनराइज से पहले ही हमें सन दिखाई देता है एंड सनसेट एक्चुअली होने के बाद भी थोड़ी देर तक क्या होता है, हमें हॉरिजॉन पर सन दिखाई देता है. एंड दिस हैपेंस ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है. ठीक है. सो दीज आर सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अभी आपने 10th स्टैंडर्ड तक लाइट किस तरह से बेंड होता है वो आपने स्टडी किया होगा, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है क्या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है, ये पार्ट थोड़ा सा अभी हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट. तो वंस अगेन रिफ्रैक्शन में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है देखिए. हमने पहले डेफिनेशन देखा. डेफिनेशन क्या है, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इंपॉर्टेंट वर्ड इज देयर ऑब्लिकली. ठीक है. नॉर्मल इंसिडेंस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है. रिफ्रैक्शन होने के लिए लाइट कैसे ट्रैवल करना चाहिए, ऑब्लिकली ट्रैवल करना चाहिए. ओके, इंक्लाइन ट्रैवल करना चाहिए, तभी रिफ्रैक्शन होता है. नॉर्मल इंसिडेंस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है. सो वंस अगेन सी द डेफिनेशन, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम one transparent medium to another transparent medium, obliquely there is changes its direction. मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, उसके लिए वो ऑब्लिक इंसिडेंस ही होना जरूरी है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके. और रिफ्रैक्शन के हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं अब तक. ठीक है. अभी रिफ्रैक्शन का मैं यहाँ पे एक डायग्राम निकालता हूँ. डायग्राम कैसा है देखिए. So इसको बोलूंगा मैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ओके. This is once again refracting surface. तो इसके आगे ये टर्म ठीक से आपको ध्यान में रहना चाहिए. रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब क्या है, द सरफेस व्हिच सेपरेट्स टू ट्रांसपेरेंट मीडियम. दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट करने वाला जो सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे. So this is your original direction of the ray of light. Okay, and this is the new direction. Okay, इसको बोलता हूं मैं नॉर्मल. ठीक है ना. तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे ये हो गया नॉर्मल. ओके. इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा रिफ्रैक्टेड रे. दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे. ओके. ये जो एंगल है ना, इस एंगल को क्या बोलूंगा मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलूंगा. ठीक है. उसके बाद यहां पे जो एंगल है एज इट इज सेम कैपिटल जी या फिर IG उसको बोल सकता हूं ग्लांसिंग एंगल. ओके. इसको बोलूंगा ग्लांसिंग एंगल. दोनों का आपको रिलेशन पता है, ग्लांसिंग एंगल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस. ग्लांसिंग एंगल प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू कितना रहता है, 90 डिग्री. I प्लस IG इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो एंगल है ना, इसको क्या बोलूंगा मैं, बताइए. इसको क्या बोलूंगा, स्मॉल r, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलूंगा.
एंड ये जो है ना, इस एंगल को क्या बोलूंगा बताइए? व्हाट इज दिस एंगल इज कॉल्ड एज? इसको बोलते हैं डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद आई जी क्या है? ग्लांसिंग एंगल, मतलब इंसिडेंट रे ने रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ किया हुआ, इंसिडेंट रे ने रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ किया हुआ जो एंगल है ना, उसको ग्लांसिंग एंगल बोलेंगे। उसके बाद आर को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, एंड ये डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन बोलूंगा इसको, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब एंगल थ्रू व्हिच इंसिडेंट रे चेंजेस इट्स डायरेक्शन, क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्शन तो इस तरह से रहा, फाइनल डायरेक्शन यहां तक है, तो बाय दिस मच अमाउंट डायरेक्शन हैज चेंज्ड। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब एंगल ऑफ डेविएशन हमने रिफ्लेक्शन में स्टडी किया है, वो अलग एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ का एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट रहेगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन में डेल्टा का फॉर्मूला क्या था बताइए? रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आगे जैसे हम जाएंगे। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन, उसके बाद प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन, लेंस में एंगल ऑफ डेविएशन, बहुत सारे एंगल ऑफ डेविएशन है। ओके, अब तक हमने रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन देखा है, एंड अभी हम रिफ्रैक्शन का एंगल ऑफ डेविएशन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में हमने देखा था, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, हर बार एंगल ऑफ डेविएशन मतलब 2 टाइम्स आईजी, ऐसा ध्यान में नहीं रखना है, करेक्ट है ना। एंगल ऑफ डेविएशन का ये एक फॉर्मूला हमने स्टडी किया है, कौन सा? 2 टाइम्स आईजी, 2 टाइम्स ग्लांसिंग एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन वो कहां पे यूज होगा वो फॉर्मूला? रिफ्लेक्शन में ओनली, रिफ्रैक्शन में नहीं यूज करना है वो। ओके, सो रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा का फॉर्मूला अलग रहेगा। ओके, अभी मुझे फ्रॉम दिस डायग्राम बताइए, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा फ्रॉम दिस डायग्राम? यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस नहीं रहेगा। एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है? जनरली वो प्रिज्म में रहता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। वो प्रिज्म का जब पार्ट आएगा ना, तब हम स्टडी करेंगे। रिफ्रैक्शन में इमर्जेंस होने के लिए 2 रिफ्रैक्शन होना जरूरी है। यहाँ पे आप अभी तक तो हम एक ही रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल है ना, टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड ये भी क्या है? ये दोनों अपोजिट एंगल है ना, जितना आए उतना ही ये होगा, मतलब I इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स। I इज इक्वल टू, ये टोटल एंगल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से ये अपोजिट एंगल, जितना इधर एंगल रहता है उतना इधर एंगल रहता है ना। तो यहाँ पे तो I है, एंड यहाँ पे ऐसा 2 पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ पे R है, यहाँ पे डेल्टा है, तो I इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा। सो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आता है I माइनस R। सो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला I माइनस R रहेगा, या फिर R माइनस I भी हो सकता है, R माइनस I। वो लाइट कैसे बेंड करता है उस पर डिपेंड रहता है। एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I माइनस R रह सकता है, या फिर R माइनस I रह सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि लाइट कैसे बेंड होता है, हाउ द लाइट बेंड्स। ओके, when light travels from
इसके लिए ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। When light travels from rarer to denser medium, it bends towards normal. It bends towards normal. It bends when light travels from rarer medium to denser medium. Rarer to denser medium. When light travels from rarer to denser medium, it bends towards normal. Okay? मतलब डायग्राम इस तरह से रहेगा। ये तो ओरिजिनल डायरेक्शन है ना, ओरिजिनल। तो रे कैसा बेंड कर रहा है? टुवर्ड्स नॉर्मल, बिकॉज दिस इज नॉर्मल ना, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला मीडियम जो रहेगा रेयर मीडियम रहेगा, एंड नीचे वाला मीडियम जो रहेगा ना वो डेंसर मीडियम रहेगा। ठीक है, एंड व्हेन light travels from denser to rarer, denser to rarer, it bends away from normal. Away from normal. ओके, मतलब इसका डायग्राम निकालने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे डेंसर मीडियम, यहाँ पे रेयर मीडियम सपोज है। ओके, दिस इज नॉर्मल, सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे, ये तो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन हो गया, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन। और दिस विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। ये नॉर्मल है ना, यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा रे। ओके, ये तो ओरिजिनल डायरेक्शन है, नॉर्मल से दूर मतलब इधर बेंड होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे कौन सा एंगल, मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल ज्यादा है बताइए मुझे। When light travels from rarer to denser medium, एंगल कौन सा ज्यादा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। एंड यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला, यहाँ पे आर ज्यादा है, आई कम है, तो आर माइनस आई एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, सो इन दिस वे आपको अभी ये जो दो चीजें हमने पढ़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखनी है। When light from denser to rarer, it bends away, and rarer to denser, it bends towards normal. Okay? यहाँ पे आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, कौन सी? वो चीज क्या है? रेयर मीडियम में हमेशा एंगल ज्यादा रहता है, डेंसर मीडियम में एंगल हमेशा कम रहता है। दोनों डायग्राम देखिए ना, यहाँ पे देखिए ये रेयर मीडियम है ऊपर, नीचे डेंसर मीडियम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोड़ दो, अभी ये थिंक करो कि कौन से मीडियम में एंगल ज्यादा होगा। ओके, तो रेयर मीडियम में एंगल ज्यादा रहता है, डेंसर मीडियम में एंगल क्या होता है? कम रहता है। ये डायग्राम देखो या फिर ये भी डायग्राम देखो, ये आपने ध्यान में रखा ना, तो जनरली प्रॉब्लम नहीं आता है। डेंसर मीडियम में कम, रेयर मीडियम में ज्यादा। ओके,
जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो डायरेक्शन तो चेंज करेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी मतलब एक मीडियम में एंगल थोड़ा सा आपको ज्यादा दिखेगा, दूसरे मीडियम में एंगल आपको थोड़ा सा कम दिखेगा। तो कौन से मीडियम में हमेशा एंगल ज्यादा होता है? रेयरर मीडियम में ही एंगल ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम में एंगल कम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड क्यों होती है? व्हाई डज दिस हैपेंस? मतलब लाइट अपनी डायरेक्शन मतलब वो जब ऑब्लिकली जाती है तो रिफ्रैक्शन में लाइट क्यों चेंज करती है? क्योंकि लाइट हैज अ डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम। लाइट का वेलोसिटी डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। उसका एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा लाइट क्यों डायरेक्शन अपना चेंज करती है। देखिए सपोज एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, एंड सपोज अ बीम ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग लाइक दिस। बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट है, ट्रैवल कर रहा है, ओके। अभी यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक ये जो बीम ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है, यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस बीम में से ये जो रेज है ना वो दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेंगे, दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेंगे। अभी दूसरे मीडियम में जाते ही उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, करेक्ट है ना। मतलब अभी फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज रे नंबर 1, दिस इज रे नंबर 2 इन द बीम। ये बीम ऑफ लाइट है सपोज, ठीक है, दिस इज रे नंबर 1, दिस इज रे नंबर 2। अभी रे नंबर 1 ऑलरेडी कहां पे आ गया है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर आ गया है। इसके बाद रे नंबर 1 क्या करने वाला है? इसके बाद दूसरे मीडियम में जाने वाला है। अभी दूसरे मीडियम में वेलोसिटी क्या रहती है? सेम नहीं रहती ना, थोड़ी सी कम। फॉर एग्जांपल ऊपर वाला क्या है? सपोज रेयर मीडियम है, एंड नीचे वाला क्या है? सपोज डेंसर मीडियम है। तो आपको ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि डेंसर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कम रहता है, लाइट का वेलोसिटी कम, ठीक है, एंड रेयर मीडियम में ज्यादा होता है। अभी रे नंबर 1 क्या करेगा? मीडियम 2 में ट्रैवल करेगा, एंड रे नंबर 2 यहां से यहां तक आ जाएगा। अभी यहां पे एक समझने वाली बात यह है, जब रे नंबर 2 यहां से यहां इतना डिस्टेंस कवर करेगा, जब रे नंबर 2 इतना डिस्टेंस कवर करेगा, उसी टाइम में रे नंबर 1 थोड़ा सा कम डिस्टेंस कवर करेगा, कम डिस्टेंस ही कवर करेगा ना। क्यों? उसका वेलोसिटी कम है, टाइम तो उतना ही है, टाइम तो उतना ही है, लेकिन वेलोसिटी कम है तो डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा डेंसर मीडियम में, एंड रेयर मीडियम में थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन नाउ, ये जो बीम है ना वो इस डायरेक्शन में ऐसा बेंड हो जाएगा, थोड़ा अंदर बेंड हो जाएगा, एंड रेज विल ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन। ये जो पार्ट है रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ये आपको 12th स्टैंडर्ड में है, वेव ऑप्टिक्स नाम का टॉपिक है, वेव ऑप्टिक्स। उसमें आपको ये ठीक से समझ में आ जाएगा। वेव ऑप्टिक्स मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं ना तो एक्चुअली बेंडिंग क्यों होता है, ये इस तरह से उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ओके, इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे जब ऑब्लिक इंसिडेंस होता है ना तो एक रे क्या होता है, जल्दी दूसरे मीडियम में जाता है, और दूसरा रे अब तक उस दूसरे मीडियम में नहीं गया हुआ होता है, एंड देयरफॉर व्हाट हैपेंस, एक रे थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, एक रे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अभी देखो सपोज देयर आर टू पर्संस, एक ही स्पीड से जा रहे हैं, एक ही स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? वो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। लेकिन अचानक सपोज राइट हैंड साइड के पर्सन का स्पीड बढ़ गया और दोनों कनेक्टेड है, तो क्या करेंगे? वो टर्न करेंगे ना, ऐसा वो व्हीकल जैसा ही रहता है। उसी तरह से मतलब रिफ्रैक्शन का भी होता है। सपोज दिस इज पर्सन नंबर 1, दिस इज पर्सन नंबर 2, एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो दोनों का वेलोसिटी उतना ही रहेगा, दोनों ही साथ साथ जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, डायरेक्शन बस जरा भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अचानक बीच में क्या हो गया? सपोज एक पर्सन का वेलोसिटी थोड़ा सा कम हो गया, दूसरे पर्सन का वेलोसिटी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, तो वो बेंड करने लगेगा ऐसा। उसी तरह से लाइट में भी होता है, ओके, एंड देयरफॉर जब वेलोसिटी चेंज का होता है ना तो डायरेक्शन चेंज होता है। एक कार का ही आप एग्जांपल ले लो, दोनों व्हील कार के दोनों साइड के, लेफ्ट हैंड साइड का व्हील एंड राइट हैंड साइड का व्हील, दोनों अगर एक ही स्पीड से घूम रहे हैं तो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। एंड सपोज एक
व्हील को थोड़ा सा मैंने ब्रेक लगाया और दूसरे व्हील का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, वो कार ऐसा टर्न करता जाएगा. ओके, सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन केस ऑफ लाइट आल्सो. एंड देयरफॉर जब वेलोसिटी चेंज होता है ना लाइट का, तब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करना चालू कर जाती है. हाँ, ग्रुप ऑफ रेज कंसीडर करने के बाद ही वो रिफ्रैक्शन हमें समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता. ग्रुप ऑफ रेज, ठीक है. तो अब तक आपको इतना ही ध्यान में रखना है, रिफ्रैक्शन में लाइट अपना डायरेक्शन क्यों चेंज करता है, उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा. एक मीडियम में वेलोसिटी डिफरेंट रहता है, दूसरे मीडियम में उसका वेलोसिटी डिफरेंट रहता है. ओके, सो as velocity changes then only direction changes. अगर velocity change नहीं होता तो direction change नहीं होता. Okay, so basic reason behind the refraction is light has different velocity in different medium. Light का velocity different medium में different होता है. Okay, and ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी, रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा रहता है. रेयर मीडियम more velocity. Okay, denser medium less velocity. Okay, in denser medium क्या रहेगा, लाइट का वेलोसिटी रेयर मीडियम में क्या रहेगा, लाइट का वेलोसिटी ज्यादा रहेगा एंड डेंसर मीडियम में कम रहेगा. इसके कुछ नंबर भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल लाइक दिस. इन वैक्यूम वेलोसिटी इन वैक्यूम कितना रहता है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड रहता है. ओके, अप्रोक्सीमेटली उतना ही हम एयर में भी लेते हैं, वैक्यूम एंड एयर. ठीक है. इन ग्लास, ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ये रहता है 2 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. इन वाटर वेलोसिटी रहता है 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. ठीक है. यहां पे जैसे एंगल का है ना, वैसे ही वेलोसिटी का है. यहां पे देखिए एंगल कहां पे ज्यादा है, रेयर मीडियम में एंगल ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी रेयर मीडियम में ज्यादा रहेगा. डेंसर मीडियम में एंगल क्या रहता है, डेंसर मीडियम में एंगल कम रहता है. डेंसर मीडियम में एंगल क्या रहता है, डेंसर मीडियम में एंगल कम रहता है, रेयर मीडियम में एंगल ज्यादा रहता है. उसी तरह से वेलोसिटी भी क्या होता है, ज्यादा रहता है. ओके, तो ये कुछ वैल्यूज है वो भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. लाइट का वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां पे रहता है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा. लाइट का वेलोसिटी सबसे ज्यादा वैक्यूम में रहता है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड रहता है, सबसे ज्यादा, हाईएस्ट. ओके, यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं होता. दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी इन द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन. ओके, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. ओके, लाइट का वेलोसिटी ग्लास में कम है, 2 into 10⁸ मीटर पर सेकंड है. वाटर में 2.25 into 10⁸ है. डायमंड में उससे भी कम है, डायमंड में लाइट का वेलोसिटी और भी कम है. ठीक है, मतलब लाइट डेंसर मीडियम में जब जाते हैं ना, तो उसका वेलोसिटी डेंसर मीडियम में जाने के बाद कम होता है. ठीक है, तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब क्या एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम मतलब क्या. ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब कौन सा मीडियम, जिसमें लाइट का वेलोसिटी कम रहता है, उसको हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं. ओके, जिसमें लाइट का वेलोसिटी कम रहता है उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलेंगे. एंड जिसमें लाइट का वेलोसिटी ज्यादा रहता है उसको हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलते हैं. लेकिन ये साउंड, अभी एक चीज है वो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, साउंड और लाइट में थोड़ा अपोजिट है, आपको शायद पता होगा. आप मुझे बता सकते हैं साउंड का वेलोसिटी, मुझे बताइए, एयर में ज्यादा है या फिर वाटर में ज्यादा है साउंड का वेलोसिटी.
एयर में ज्यादा है या फिर वाटर में ज्यादा है, बताइए थोड़ा सा। साउंड का वेलोसिटी वाटर में ज्यादा है एंड सॉलिड में उससे भी ज्यादा है, करेक्ट है ना। एंड लाइट का वेलोसिटी, लाइट का कहां पे ज्यादा है बताइए, एयर में ज्यादा है या वाटर में ज्यादा है, एयर में ज्यादा है, करेक्ट है ना। मतलब साउंड और लाइट का एग्जैक्टली अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्टिकली वर्ड मैंने यूज किया है, ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली डेंसर मतलब जिसमें लाइट का वेलोसिटी कम रहता है, उसको हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। ओके, मतलब यहां पे सपोज मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा, क्वेश्चन देखिए, एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर, ये दो मीडियम यहां पे है। ओके, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं देखिए, इसका आंसर ठीक से दीजिए। ओके, यहाँ पे दो मीडियम है, एक है एयर, दूसरा है वाटर। तो यहाँ पे कौन सा मीडियम डेंसर है, दैट इज माय क्वेश्चन। कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम डेंसर है, बताइए। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसका आंसर हम नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि हमने साउंड कंसिडर किया तो अलग आंसर आता है, लाइट कंसिडर किया तो डिफरेंट आंसर आता है। ओके, देखिए ये डेंसर और रेयर का थिंकिंग कैसे करना है। देखिए, वेलोसिटी लेस, वेलोसिटी लेस उसको बोलते हैं डेंसर, एंड वेलोसिटी मोर, वेलोसिटी मोर उसको बोलते हैं रेयर। अभी आप मुझे बताइए, एयर एंड वाटर में डेंसर कौन है, रेयर कौन है। जहां पे वेलोसिटी लेस रहेगा उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा रहेगा उसको रेयर मीडियम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एयर, हाँ, which velocity is very important now, करेक्ट है ना, which velocity is very important। मैंने बोला एयर एंड वाटर में ऑप्टिकली डेंसर कौन है, ऐसा बोला, तो अभी क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। एयर एंड वाटर में ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा है, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकल मतलब रिलेटेड टू लाइट। ऑप्टिकली डेंसर, वाटर में लाइट का वेलोसिटी कम है, वाटर में लाइट का वेलोसिटी कम है ना, तो वेलोसिटी कम मतलब डेंसर, मतलब वाटर क्या है ओनली डेंसर, ऐसा वर्ड बोलना गलत हो जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर, दिस इज मोस्ट करेक्ट। ओके, वाटर क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है। एंड फॉर साउंड, वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम है साउंड के लिए, साउंड के लिए वाटर क्या है, साउंड के लिए वाटर क्या है, रेयर मीडियम होगा, करेक्ट है ना, क्योंकि साउंड का वेलोसिटी वाटर में ज्यादा रहता है, वेलोसिटी मोर रेयर। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। मतलब ऐसा हो सकता है लाइट के लिए डेंसर मीडियम, साउंड के लिए रेयर मीडियम हो सकता है, ओके, या फिर लाइट के लिए रेयर मीडियम, साउंड के लिए डेंसर मीडियम हो सकता है। तो उसमें अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, यही चीज और भी ध्यान में रखना है, जहां पे वेलोसिटी कम रहता है उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा रहता है उसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं। अभी रे ऑप्टिक्स में क्या कंसीडर करना है, एयर को हम रेयर मीडियम कंसीडर करेंगे, रेयर ऑप्टिकली रेयर मीडियम, एंड वाटर को हम डेंसर मीडियम कंसीडर। अभी यहाँ पे ऑप्टिकली वन सेकेंड, ग्लास एंड वाटर, ग्लास एंड वाटर में रेयर डेंसर कौन सा है बताइए, ग्लास एंड वाटर कंपैरिजन में। साउंड और लाइट के लिए डिफरेंट ऐसा क्यों है, क्योंकि वो दो टाइप ऑफ वेव जो है ना वो कंप्लीटली डिफरेंट है, उनका प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ओके, फॉर्मूला फॉर, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड दूसरा मैकेनिकल वेव है, देयरफॉर इट हैपेंस लाइक दैट। ग्लास एंड वाटर,
इसमें से रेरर मीडियम कौन सा, डेंसर मीडियम कौन सा? ऑप्टिकली। अभी साउंड का भूल जाइए, लाइट के बारे में अभी सोचिए। ग्लास एंड वाटर में ग्लास क्या रहेगा? ग्लास ग्लास क्या रहेगा? डेंसर रहेगा कि रेरर रहेगा? ग्लास एंड वाटर के कंपैरिजन में ग्लास जिसमें वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कम है या ज्यादा है? दोनों का वेलोसिटी कंपेयर कीजिए ना। ग्लास का वेलोसिटी कम है तो ग्लास डेंसर मीडियम होता है। ग्लास इज अ डेंसर एंड वाटर इज अ रेरर मीडियम। जिसमें वेलोसिटी ज्यादा, ओके, वो रेरर मीडियम कंसिडर करना है। वाटर इज अ रेरर मीडियम। और कुछ एग्जांपल देता हूं। सपोज velocity in ice, velocity in ice is suppose 2.1 into 10 raised to 8 meter per sorry 2.3 into 10 raised to 8 meter per second। ओके, वेलोसिटी, अभी लाइट की वेलोसिटी के लिए हम c सिंबल यूज करेंगे, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद डायमंड, वन 1.2 into 10 raised to 8 meter per second। वेलोसिटी इन ग्लिसरीन, ग्लिसरीन 2.2 into 10 raised to 8 है। वेलोसिटी इन वाटर 2.25 into 10 raised to 8 है मीटर पर सेकंड। सो दीज आर द वेलोसिटीज इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, अभी आप मुझे बताइए डायमंड और वाटर में डेंसर कौन सा है? डायमंड वाटर, जो एग्जांपल देता हूं उसका आंसर दीजिए। डायमंड एंड वाटर में डेंसर कौन सा? यहाँ पे सिद्धेश ये चीज ध्यान में रखो, ये यहाँ पे डेंसिटी बेस्ड ऑन मीडियम नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे बेस्ड ऑन वेलोसिटी रहता है। तो यहाँ पे ऐसा मतलब उसका डेंसिटी ज्यादा है तो उसको डेंसर बोलेंगे, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। ओके, रिलेटेड टू वेलोसिटी। डेंसर मीडियम या फिर एरर मीडियम किस पर डिपेंडेंट रहेगा? वेलोसिटी पर डिपेंडेंट रहेगा। जहां पे वेलोसिटी ज्यादा वो रेरर, ओके, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा वो रेरर मीडियम, ये ध्यान में रखना है। हाँ, डायमंड एंड वाटर में डेंसर कौन सा बताइए? डेंसर डायमंड। ठीक है, आइस और ग्लिसरीन में, आइस एंड ग्लिसरीन में डेंसर कौन सा है? आइस एंड ग्लिसरीन में, आइस एंड ग्लिसरीन में डेंसर कौन सा है? ग्लिसरीन। डेंसर मतलब कम वेलोसिटी, डेंसर मतलब कम, डेंसर मतलब कम, ये ध्यान में रखिए। डेंसर मतलब वेलोसिटी कम, जहां पे वेलोसिटी कम है ना वो डेंसर मीडियम, जहां पे वेलोसिटी कम डेंसर मीडियम, वेलोसिटी कम डेंसर मीडियम, ये ध्यान में रखिए। वेलोसिटी कम उसको हम डेंसर बोलते हैं, वेलोसिटी ज्यादा उसको रेरर, वेलोसिटी मोर रेरर मीडियम, वेलोसिटी लेस डेंसर मीडियम, वेलोसिटी लेस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ओके, सो डेंसर मीडियम या फिर रेरर मीडियम, वो मटेरियल का डेंसिटी उस पर हम थिंक नहीं कर रहे, ये चीज आप ध्यान में रखिए। लाइट का वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा है या फिर कहाँ पे कम है उस पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, जहां पे लाइट का वेलोसिटी ज्यादा है रेरर मीडियम, वेलोसिटी ज्यादा रेरर मीडियम, वेलोसिटी ज्यादा रेरर मीडियम, वेलोसिटी कम डेंसर मीडियम, वेलोसिटी कम डेंसर मीडियम, ये ध्यान में रखना है। वेलोसिटी कम डेंसर मीडियम। ओके, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम कौन है? सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम सबसे ज्यादा कौन सा है? डायमंड। ठीक है, एंड सबसे कम डेंसर कौन सा है? यहाँ पे सबसे कम मतलब रेरर मीडियम, इसमें सबसे ज्यादा रेरर मीडियम कौन सा है? सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसमें वाटर में है। ओके, सबसे ज्यादा वेलोसिटी आइस, आइस सॉरी आइस, आइस, ओके आइस। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर ऑफ द फिजिक्स। नेक्स्ट लेक्चर को हम बाकी का पार्ट स्टडी करेंगे। ओके।